हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशन। जी हां दोस्तों, एक नया चैप्टर की शुरुआत हो रही है। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यार हिस्ट्री हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, बस एक या दो चैप्टर बचे हुए हैं आपके 9th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी भी थोड़ा सा चैप्टर्स बाकी है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम ज्योग्राफी के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होगा। लेकिन साथ ही में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं ना, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन प्लेलिस्ट इजी पड़ता है क्योंकि हमने पूरा का पूरा स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज और लेक्चर वाइज पूरा फोल्डर्स बना के रखे हैं, और उसमें आपको लगभग मोर देन 1500 वीडियोस मिल जाएंगे हर स्टैंडर्ड के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। तो प्लीज जाइए, साइंस मैथ्स जो भी चीज हमारा कंप्लीट हो चुका है, जाइए पढ़ाई कीजिए और अच्छे से मार्क्स लेके आइए, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में हमसे आप सोशली कनेक्ट होना चाहते हो सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआत करें वीडियो की। तो देखो, नाम क्या है चैप्टर का? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, सभी आप जानते होंगे, इसको हम लोग लिखते हैं यूएन। तो ये यूएन जब भी आप नाम सुनाई देता है आपको, तो आपने बहुत बार इसको टीवी चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे अक्सर सुना होगा। यूनाइटेड नेशन ने ये फैसला दिया, आज यूनाइटेड नेशंस की बैठक हुई, आज यूनाइटेड नेशन के इस देश ने थोड़ा सा आपत्तिजनक बातें की है, या फिर इस प्रकार की कई सारी चीजें आपने सुना होगा। तो यूएन है क्या? यूएन इज नथिंग बट द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन कोई कंट्री नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि हमारे क्रिकेट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, बीसीसीआई बोलते हैं, ठीक है ना। तो हर एक का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसी प्रकार जितने भी देश हैं आपस में मिलके जब एक साथ इकट्ठा होते हैं कुछ मुद्दे पे फैसला लेने के लिए किसी भी चीज के ऊपर, तो उसको हम लोग यूनाइटेड नेशन का नाम देते हैं। और ये बहुत पहले से बनाया गया है, इसका एक बहुत पुराना स्टोरी भी है। तो यूनाइटेड नेशन एग्जैक्टली क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हम जानेंगे। तो यूनाइटेड नेशन का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैकग्राउंड के बारे में, क्या हिस्ट्री रही है इसकी, ठीक है ना, कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो हिस्ट्री है, खासकर अगर हम बात करें कोई भी कंट्री का, ये बहुत ही खतरनाक हिस्ट्री है। हम बहुत पुराना ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम मुगल के टाइम की बात नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश के टाइम ही बात करेंगे। तो 1914 के दौरान 1914 में आपको पता है कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। आप सब जानते होंगे ये बात, अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा 8वीं में 9वीं में, तो आपको ध्यान में होगा कि आपका कि जो पहला वर्ल्ड वॉर था 1914 में, इसमें हमारा वर्ल्ड वॉर में कई सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और जब पार्टिसिपेशन किया तो कई सारी घटनाएं हुई, कई सारे कंट्रीज को नुकसान हुआ। इंसानों की तो मृत्यु हुई, सोल्जर्स की मृत्यु हुई, लेकिन साथ में लाइफ जो था उसकी तो डैमेज हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी की भी डैमेज हो गई। यानी कि इंसान लाइफ की तो जान गई, इंसान की जीवन चली गई, लेकिन साथ में बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे पैसा भी चला गया, ठीक है। और ये किसी एक कंट्रीज के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे कंट्रीज के साथ हुआ। तो नॉर्मली लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज हो गए। तो ये सब चीज देखते हुए कहीं ना कहीं एक माना यह जा रहा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार की चीजें हो रही थी कि यार पहले वर्ल्ड वॉर में ही इतना ज्यादा खतरनाक दृश्य देख लिया गया कि बहुत सारी कंट्रीज को यार अपने पैसों से हाथ धोना पड़ा, बहुत सारी कंट्रीज बर्बाद हो गए, बहुत सारी कंट्रीज के सोल्जर्स मारे गए, टोटली करप्ट हो गए। मतलब करप्ट नहीं हुए, माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से वर्ड कभी कभी एक्स्ट्रा निकल गया। तो देखो, ये करप्ट में ये जो वर्ड है वापस लेना चाहूंगा। कुछ ऐसे जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, इस प्रकार का चीजें मैं बोलना चाह रहा था, माफ कीजिएगा। तो देखो, जो चीजें हैं यहां पे सोचने वाली बात यह है कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है ना, तो जो बड़े बड़े व्यक्ति थे, जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे, उनका ये मानना था कि यार ये सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए, इसको युद्ध लड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों आप जानते हैं कि 1939 में, ये कब हुआ था, 1914 के आसपास से शुरुआत हुआ था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई 1939 के आसपास। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था लड़ने के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा गया था। और ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसमें कुछ कंट्रीज के पास एटॉमिक बम आ गए थे। और आप जानते हैं कि एटॉमिक वॉर हुआ था, एटॉमिक बम भी बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर गिराए गए थे। और उसमें से आपको पता है कि किसके ऊपर गिराया था? अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी। आपने ये नाम तो सुना होगा, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर एक एक बॉम्ब, टोटल 2 एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था, फिर जाके ये लड़ाई जो है रुकी थी। लेकिन वो जो मंजर था, वो आप अगर होते आओ वहां पे, ठीक है ना, हम अभी अक्सर ये जो कहानियां हैं, अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब गिराया, ये सब हमने नॉर्मली मूवीज में देखा होगा, या फिर उसका
एनिमेशंस के थ्रू देखा होगा किस प्रकार बॉम्ब गिरा था, किस प्रकार पूरा ऑलमोस्ट हिरोशिमा एंड नागासाकी जो शहर जापान का वो पूरा खराब हो गया था, पूरा एक तरीके से खत्म हो चुका था एक तरीके से। और आज भी कहीं ना कहीं उसका रेडिएशन देखा जाता है जापान के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑन द स्पॉट मर गए, हजारों लोग ऑन द स्पॉट मर गए, हजारों लोग उसके बाद भी मरते गए बिकॉज ऑफ द रेडिएशन, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बाद उसमें जो एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एटॉमिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें रेडिएशन होता है। तो ये सभी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरा पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो गया था और पूरे वर्ल्ड में ये डर का माहौल क्रिएट हो गया था कि अगर बाई चांस ये चीज जो हमने इतना दर्दनाक माहौल जो देखा है लोगों के अंदर, ये सब चीज अगर देखा है, ये अगर वापस से होता है तो कितना दर्दनाक दृश्य होगा। और ये चीज दोबारा से ना हो इसके लिए सब देश को आपस में मिलकर सामने आना पड़ेगा और एक दूसरे से वादा करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा कि ये उस चीज को कंट्रोल कर सके ताकि दोबारा से वर्ल्ड वार जैसी चीजें ना हो। और इसीलिए दोस्तों सब कंट्रीज ने, जो मेन कंट्रीज, जो पावरफुल कंट्रीज थे, उन्होंने मिलके इस प्रकार का एक लीग बनाया, इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन, जिसमें बहुत सारे जो कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये एक डील साइन किया कि हम जब भी इस प्रकार का सिचुएशन होगा, जब भी इस प्रकार का चीजें होने की होगी तो हम इसको आपसी बातों से आपस में ही डिस्कस करके सुलझाएंगे, ना कि सीधा सीधा मुझे गुस्सा आया, पाकिस्तान ने कुछ तो खराब बोला तो हमने सीधा उसको बॉम्ब फेंक के मार दिया। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। देखो लड़ाइयाँ बॉर्डर्स पे तो होती रहती है, लेकिन एक देश का दूसरे देश से लड़ाई, मतलब सीधा सीधा आपस में लड़ाई, वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकता है। और अगर 2 देश का हो सकता है तो हो सकता है 4 देश का हो जाए, हो सकता है 50 देश का भी हो जाए। और जब ऐसा हो जाता है तो यार वर्ल्ड वॉर ही कहलाएगा वो। तो ये दोबारा से ना हो। आम जनता की क्या गलती है? ये सब वर्ल्ड वॉर जो हुआ इसमें कितने सारे आम जनता जिनकी कोई गलती नहीं थी, मासूम जनता, इनकी भी मृत्यु हो गई। सोल्जर्स की तो मृत्यु हुई, आम जनता की तो डेथ हुई, और साथ ही में जो पब्लिक प्रॉपर्टी था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज था, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जान और माल का नुकसान हो रहा था। तो वही सब चीज को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी था कंट्रीज को, एंड वो सब चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद एस्टैब्लिश किया गया। सब नेशंस आपस में मिलके इस चीज को बनाए। तो यही था उस यूनाइटेड नेशन का बैकग्राउंड कि क्यों बनाया गया और क्या रीजन था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आगे हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन का बैकग्राउंड तो आपने जान लिया, लेकिन इसके पीछे का अगर आप क्रोनोलॉजी को समझेंगे, क्रोनोलॉजी मतलब हम बोलते हैं ना हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो क्रोनोलॉजी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्रोनोलॉजी, किस चीज का क्रोनोलॉजी हम बात करें? हम बात करें क्रोनोलॉजी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। किस प्रकार एस्टैब्लिशमेंट हुआ उसका, क्रोनोलॉजी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन, यानी कि यूएन जो था उसका एस्टैब्लिशमेंट किस प्रकार हुआ, उसका क्रोनोलॉजी क्या थी, वो हम लोग इस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात अगर बात करें, एक अटलांटिक ट्रीटी था, साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो उस वक्त के थे, जिनका नाम था एक तरीके से विंस्टन चर्चिल। ये तो शायद आपने बहुत पहले नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल। ये कौन थे? ये उस वक्त के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड एक जो ट्रीटी की बात कर रहा हूं, एक डील की बात कर रहा हूं ना, वो डील का नाम सबसे पहले आपको याद रखना है अटलांटिक थियोरी। ठीक है, अटलांटिक थियोरी, इस प्रकार का एक डील था अटलांटिक थियोरी, सॉरी माफ कीजिएगा, ट्रीटी। ठीक है, अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है ना, करार बोलते हैं ना, करार, करार साइन करना, एग्रीमेंट साइन करना, एक डील साइन करना, तो ट्रीटी बोलते हैं। तो अटलांटिक ट्रीटी एक एग्रीमेंट था, एक ट्रीटी था, साइन हुआ किसके किसके बीच में? विंस्टन चर्चिल जो कि कौन थे? इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, इनके बीच में। और दूसरे कौन व्यक्ति होंगे? अमेरिका के ऑब्वियसली। तो उस टाइम के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है ना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट करके व्यक्ति थे। कौन थे ये कौन थे? प्रेसिडेंट थे। किस देश के प्रेसिडेंट थे ये थे अमेरिका के। तो यानी कि जो विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट अमेरिका के थे, उनके बीच में एक डील साइन हुआ, अटलांटिक ट्रीटी। अटलांटिक ट्रीटी एक साइन हुआ, उसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुआ यहां पे लगभग 14 अगस्त 1941, खत्म नहीं हुआ, माफ कीजिए, चल ही रहा था ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो चल ही रहा था। तो यहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 14 अगस्त, ठीक है ना, 14 अगस्त
1941 के दौरान ये ट्रीटी को साइन किया गया था और ये ट्रीटी के अकॉर्डिंगली एक डिसीजन लिया गया था कि यार इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हो जाएगा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जो भी अलाइड पावर्स रहेंगे, जो भी मेन पावरफुल कंट्री है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड कंट्री हो गया, ये सब पावरफुल कंट्रीज थे उस टाइम के, ठीक है ना। सोवियत यूनियन था जिसमें रशिया आ जाता था, उस प्रकार के जितने भी अलाइड पावर जो मेन कंट्रीज है, तो 1944 से लेकर 1945 तक एक तरीके से ट्रीटी को साइन किया जाएगा, एक डील साइन किया जाएगा जिसमें हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेंगे और क्या करेंगे, ये सब चीज के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। तो सैन फ्रांसिस्को में अगर हम बात करें अमेरिका में, तो 50 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, क्योंकि देखो हर एक कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मेन आदमी होता है। जैसे हम हमारे कंट्री में भी कुछ फॉरेन के रिलेटेड कुछ चीज होगा तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हो गया बड़ा तो हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और डील जो भी होता है, या फिर डील नहीं आप बोल सकते हो, एक तरीके से जो बातचीत होता है वो करते हैं जाके, ठीक है। तो वहां पे सैन फ्रांसिस्को में अगर हम बात करें तो अमेरिका में 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया, ड्राफ्ट यहां पे किया और यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया। डिस्कशन करने के बाद बहुत सारा डिस्कशन हुआ, उन्होंने ये डिस्कशन किया होगा कि अगर ये सब चीज दोबारा से होता है तो कहीं ना कहीं देश का भी नुकसान होता है, लेकिन बेचारी जो आम जनता है वो भी डैमेज हो जाती है, बहुत नुकसान होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी सब नुकसान हो जाता है। तो ये सब भयंकर चीज, वर्ल्ड वॉर जैसा भयंकर चीज, वर्ल्ड वॉर मतलब क्या हो गया, बहुत भयंकर चीज हो गया। आप अपने घर में हो, पता चला एक रॉकेट उड़ के आया, आपको उड़ा दिया, हो सकता है ना। वर्ल्ड वॉर मतलब यही चीज है ना, आप अपने घर में भी सेफ नहीं हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल आप सेफ इसलिए हो क्योंकि बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स रक्षा कर रहे हैं, एयरफोर्स हमारे एयरलाइन रक्षा कर रहे हैं, सी से समुद्र के रास्ते से हमारे नेवी वाले रक्षा कर रहे हैं, यानी कि सब जगह प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर युद्ध का माहौल है तब कब कौन से किधर से वो फेंके वो पता ही नहीं चलेगा, कितना कोई रोकेगा। तो ये सब चीज दोबारा से ना हो, इस प्रकार से ट्रीटी साइन करके एक फैसला बनाया गया कि हम यूनाइटेड नेशन बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल पीस को कायम करेगा और ये सब चीज को रोकने से रोकेगा। कौन सी चीज, दैट इज वर्ल्ड वॉर जैसी खतरनाक चीज। तो जैसे ही वॉर यहां पे खत्म हुआ तो एक चार्टर यहां पे साइन किया गया 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। तो 24 अक्टूबर, ये डेट आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 में एक चार्टर साइन किया गया, ठीक है। एक चार्टर जो है साइन किया गया और उसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें यूनाइटेड नेशन को क्या कर दिया गया था, उसी दौरान यूनाइटेड नेशन तो था वो क्या कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया गया, यानी कि अब इसका निर्माण हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे आपस में सब कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के डिस्कस करने के बाद उस चीज को लागू किया जाएगा और वो हर देश को मानना पड़ेगा और नहीं मानोगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा। इस प्रकार से चीजें जो है, यूनाइटेड नेशन जो था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो था सोवेरेन नेशंस के रूप में उभर के आया, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसकी बात सबको माननी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक क्या था, क्रोनोलॉजी किस प्रकार से एस्टैब्लिशमेंट हुआ यूनाइटेड नेशन का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था इसका मेन क्या था। जैसे कि बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग कि इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि क्या क्या इसकी विशेषताएं थी और क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या रीजन था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसका, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहले अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन जो था पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था उस वक्त का और अभी भी है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, शुरुआत जब की थी, जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था उस दौरान सिर्फ 50 कंट्री ने, जैसे मैंने बोला कि एक ट्रीटी साइन हुआ था तो अलग अलग कंट्री से लोग आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, तो वो टाइम पे सिर्फ 50 कंट्रीज ने मिलकर साइन किया था और यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था। लेकिन आज अगर आप बात करोगे तो ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके अंदर कितनी कंट्रीज है, 193 कंट्रीज है। मतलब समझ जाओ कि जो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी 50 कंट्रीज से, आज 193 कंट्रीज प्रेजेंट है, यानी कि कितना बड़ा और कितना लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कितने सारे कंट्रीज, ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी कंट्रीज इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना फैसला सुना सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग्स होती है आप देखोगे तो इसमें इंडिया के भी कुछ लोग जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बाकी दूसरे देश से अलग अलग देश के एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव था जो कि था टू एस्टैब्लिश द फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्री। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप एक दूसरे देश से अपना अच्छा व्यवहार बनाना चाहते हो तो उससे क्या आप क्या करोगे, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाओगे, तभी तो आपका उससे झगड़ा नहीं होगा ना। फ्रेंडली रिलेशनशिप समझ लो, देखो यार कोई भी कंट्री है, हमारे आसपास के क्यों ना हम लोग बात करें, हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जो हम पे हमला करते रहते हैं, वो आप जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हमारा उनके साथ फ्रेंडशिप है, देखो हम तो कोशिश करते हैं लेकिन वो ही नहीं चाहते। तो यार कोई भी कंट्री से, जैसे कि अगर बात करें हमारा अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, चाइना के साथ तो चलो मैं नहीं बोलूंगा इतना अच्छा है, लेकिन रशिया के साथ, इस प्रकार के कंट्री जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं इनके साथ हमारा रिलेशन काफी अच्छा है, फ्रेंडली रिलेशन है, इसीलिए हमारा सपोर्ट बना रहता है, उनको भी उनका सपोर्ट हमें बना रहता है। तो कहीं ना कहीं
झगड़ा ना हो, बवाल ना हो, वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें ना हो, तो सबसे पहले आपको एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और यही यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव था, यूएन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे हम लोग फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन कर सके बाकी कंट्रीज के साथ। दूसरा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप एक कंट्री हो तो आपको इंटरनेशनल खतरा तो नहीं है, कोई दूसरा कंट्री आप पे अटैक तो ना करे, तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है वो इस मुद्दे के अंदर फैसला होता है। यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को बेहद स्ट्रिक्टली लेती है और ये सब चीज गलत ना हो इसका ध्यान दिया जाता है। तो एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को मैनेज करना, उसको सॉल्व करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। साथ ही में एक ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को ये करना, एनहांस कर रहा है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कुछ आम इंसान का एक हक होता है, ह्यूमन राइट्स होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर बात करें हम लोग, फ्रीडम होता है, आज़ादी होता है, ये सभी चीज़ भी यूनाइटेड नेशन में दिया जाता है। समझ लो कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव ना बनाए, कोई पावरफुल कंट्री कोई कमजोर कंट्री के ऊपर दबाव ना बनाए, उस प्रकार की चीज़ें भी यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल करती है। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाए कंट्रीज के बीच में, क्योंकि देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ कंट्रीज गरीब होती है। अब वो कंट्री गरीब है तो अगर कोई बड़ी कंट्री से, पावरफुल कंट्री से मदद मांगना चाहेगी तो मांग सकती है, कोई फोर्स नहीं रहेगा उसके ऊपर। तो इस प्रकार से चीजें हो गया। और जितने भी मेंबर्स होते हैं कंट्रीज के अगर बात करें, उनका एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक प्रिविलेज होता है सोवरेन नेशन का, अगर हम बात करें। और ये एक ट्रिटी साइन होती है उनके बीच में, एक डील साइन होता है कि वो कभी भी अटैक नहीं करेंगे किसी भी कंट्रीज को। नॉर्मली इस प्रकार से चीजें होती हैं और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। और यूनाइटेड नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्मली लोगों को जोड़ने का, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लोगों को नहीं जोड़ना, यहाँ पे देशों को जोड़ना है, जो अलग अलग देश हैं उनको जोड़ने का काम करता है। और ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है जो कि यूनाइटेड नेशन ने अपना बनाया होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर दोस्तों फिर इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। और उम्मीद करता हूं जितने भी चीजें आज हमने डिस्कस किए, चाहे यूनाइटेड नेशन क्या होता है, उसका बैकग्राउंड के बारे में, उसकी क्रोनोलॉजी, एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, ट्रिटी कैसे साइन हुआ, ये सब चीज, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज आज हमने करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और भी ऐसे बहुत सी बेहतरीन टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर बचे हुए, जैसे कि हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये यूनाइटेड नेशन, इसका प्रिंसिपल क्या था। ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या प्रिंसिपल है, कौन से सिद्धांतों पे चलता है ये। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग को फटाफट से वेट कर लेना है अगले लेक्चर का। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपके लिए फटाफट से रेगुलर लेक्चर वीडियोस लेकर आते हैं हर दिन के लिए, तो आपको चिंता नहीं करना, आपके लिए हर दिन वीडियोस आ जाएंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। और आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। तो प्लीज हमें कमेंट करके दिखाना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, लेक्चर कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।